औरतों को किस तरह घसीट के 16वीं सदी में ले जाया जाए, उसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है। विचारधारा का प्रभाव है। बिल्कुल विचारधारा है। उस विचारधारा में जो मनुस्मृति को मानती है उसमें औरत की कोई जगह नहीं है। अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। रैशनलाइजेशन के नाम पे जो स्कूल 1 लाख के करीब बंद किए गए हैं, आप आज से 10 साल बाद देखिएगा, आपको गांव में लड़कियों का लिटरेसी रेट इतना गिर जाएगा कि वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो गांव के स्कूल बंद करके आप मॉडल स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोल रहे हैं, कौन माँ बाप अपनी 5 साल 6 साल 7 साल की बच्ची को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर स्कूल में भेजेगा? तो ये पॉलिसी लेवल है। मतलब हम जो देख रहे हैं, जिस तरह की हम हिंसा देख रहे हैं, आप अगर कभी नोट करें तो इस देश में जब लिंचिंग्स होती हैं तो पूरे देश में लिंचिंग होती है, जब रेप होता है तो पूरे देश में रेप हो रहा होता है, एक के बाद एक के बाद एक। ये संघ परिवार का पुराना तरीका है। हर चीज़ सोच समझ के सुनियोजित ढंग से होती है। जिस तरह से औरतों को बेवकूफ़ बनाया इलेक्शन से पहले 2023 में बिल पास करके, और उस बिल के साथ आपने 2 कंडीशंस लगा दी कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा और सेंसस नहीं होगा तब तक ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अभी बंगाल इलेक्शन से पहले जो और 4 राज्यों में इलेक्शन हुए, उससे पहले भी पूरा नाटक किया गया। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ये जो हिंसा है ये वैक्यूम में नहीं होती है। जब आपकी नीतियाँ औरत विरोधी होती हैं तो उसमें हिंसा और बड़े लेवल की हिंसा शामिल होती ही है, क्योंकि हिंसा का एक काम ये होता है कि औरत को डराया जाए कि वो घर से बाहर ना निकले। अगर वो पब्लिक लाइफ में आ रही है तो डर के पीछे हट जाए। अगर वो शाम में रात में घर निकल रही है तो ऐसा माहौल बना दो कि वो घर निकलना बंद कर दे। एक तरफ आपके हिंदू नेता हैं सारे जो ये बता रहे हैं कि हिंदू औरतों को 8-10 से 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। क्या ये महिलाओं के ऊपर हिंसा नहीं है? महिलाओं का अपने शरीर पे अधिकार है कि नहीं है? ये औरत एक डिसाइड करेगी उसको कोई बच्चा करना है, नहीं करना है, 1 करना है, 2 करना है, या ये गुंडे हिंदुत्व राज के करेंगे कि तुम 10 बच्चे पैदा करो, क्योंकि उनकी जो नफरत की राजनीति है उसमें वो फिट होता है। तो कोई एक चीज़ नहीं है। ये हिंसा जो है लगातार बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ाई जा रही है और अभी ये बढ़ेगी अगर ये सरकार से नहीं हटे, जिसकी उम्मीद अब कम होती जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही इनकी अब जेब में है, पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया ही इनकी जेब में है। ये तो देश की आधी आबादी है, तो कैसे देश विकास करेगा अगर उन महिलाओं को विकास कहाँ कर रहा है देश? भाई हम पिछले 10-12 साल में 25 साल पीछे चले गए। 45% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है। नौजवान जो है डिग्रियां लेके घूम रहे, काम नहीं है। और हमारे चीफ जस्टिस ऐसे बिठा रखे हैं जो कहते हैं ये कॉकरोच है। मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए। ये हाल हो गया हमारे देश का, जहाँ एक चीफ जस्टिस जो है वो नौजवानों को जो पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके माँ बाप का पैसा लगा के डिग्रियां हासिल करके आए, जॉब ढूंढ रहे हैं। जब जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? बोलेंगे ना, आवाज़ उठाएंगे। और आवाज़ उठाना हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। उनको कॉकरोच कहना, उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें लगाना, तो आप कुछ भी देख लीजिए। देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया देख लीजिए, चाहे वो महिलाओं का सवाल हो, कुछ और हो, सबके ऊपर हमला है। और हालात जो हैं ये, मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ थी ना, जो ज़ियाउल हक का टाइम था, उस वक्त जिस तरह की वहाँ घुटन होती होगी लोगों को, उस तरह की घुटन है देश में। पर क्या 21वीं सदी में जब दुनिया ग्लोबल हो रही है तो क्या जो सदियों पुरानी विचारधारा है उसको थोपा जा रहा भारत पे, जो हावी हो रही है? ये भारत में भी हावी हो रही है। और इनके जो सबसे करीबी दोस्त हैं ट्रम्प, जिनके ये गले लगते हैं और उनके वोट के लिए जाके अपील करते हैं, वहाँ भी वही हाल है। क्योंकि देखिए, वो सोच जो बहुत पुरानी सोच है वो वापस आ रही है। वही सोच है ना जिसमें आपको, जिसे हम फैशिज्म कहते हैं, जहाँ पे कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, जहाँ पे आपको जो बोलने का अधिकार हो, प्रेस फ्रीडम, प्रेस का अधिकार, फ्रीडम ऑफ प्रेस में कहाँ गिर के पहुँच गया देश? आपके अपने कितने साथी जेलों में पड़े हैं, कितनों के ऊपर केस हैं, आपके अपने कितने चैनल्स पे केस होंगे। उसके लिए नए कानून ला रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में आता है वो भी बंद हो जाए। तो क्या इस विचार से निकल सकता है भारत, या कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं, देखिए, विचारों से तो बहुत अंधकार के बाद रोशनी तो ज़रूर होती है। अगर हिटलर ख़त्म हो गया, जिसने लाखों ज्यूस का कत्ल किया,
तो ऐसा तो है नहीं, अमर होके तो आए नहीं। कितने ही कह लें मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, नॉन बायोलॉजिकल अपने को समझते होंगे, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल होने का मतलब ये नहीं है कि अमर है। तो एक दिन तो इनको भी जाना है और अमित शाह को भी जाना है। लेकिन जितनी बर्बादी लगा दी है इन्होंने देश की, ये अगर सत्ता से हट भी जाएं तो उसको वापस लाने में शायद 2 दशक लग जाएंगे। और अभी सत्ता से हटाना मुश्किल इसलिए हो गया कि इन्होंने इलेक्शन रिग करना शुरू कर दी। और आज से नहीं, मैंने तो सबसे पहले 2012 में गुजरात में कहा था, बहुत ज़ोर से कहा था कि मोदी वहाँ जीतना ही नहीं वाला था अगर ईवीएम मशीनों का सहारा नहीं लिया होता। तो आसान नहीं है क्योंकि एसआईआर है। अब आप बंगाली देख लीजिए, मतलब जो भी 30-35 सीट तो ऐसी हैं जिसमें वोट ज़्यादा कटे हैं और हारे कम वोटों से हैं। तो जब आप इलेक्शन ही पूरा मैनिपुलेट करने लगे तो हराना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे हालात में भी बहुत देशों में सत्ता पलटी है और यहाँ भी पलटेगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पलटेगी। नहीं, नाकामी तो देखिए सभी की है। मुझे लगता है कि विपक्ष जागा बहुत देर से। हमारे जैसे लोग तो बहुत पहले से चिल्ला रहे थे। मुझे आज भी याद है 2014 में बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि यू आर पैरानॉइड, तुम्हें लगता है कि मोदी सब जगह छा जाएगा, हिंदुस्तान गुजरात नहीं है। और मैंने उनको यही कहा था कि आप क्योंकि ज़मीन पे नहीं उतरते और मैं गली मोहल्ले में ही घूमती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि पूरा देश गुजरात हो जाएगा, और जो आज हो गया। ये जो देश में एक जहर फैल गया है, इसका कोई एंटीडोट है? एंटीडोट तो देखिए बहुत सारे, और मुझे लगता है कि हर इंसान उसमें बजाय सिर्फ कहते रहने के कि जहर फैल गया है, कुछ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हमने एक छोटा सा कैंपेन किया था जिसका नाम रखा था मेरे घर आके तो देखो, और हमने हिंदुस्तान में 1 लाख लोगों को एक दूसरे के घरों में भेजा था। हमने कहा आप ऐसे घर में जाइए जो आपके धर्म का नहीं है। तो हिंदू मुसलमानों के घर जाए, मुसलमान हिंदू के, सिख के, क्रिश्चियन के। आप ऐसे घर में जाइए जो आपकी कास्ट का ना हो। तो अपर कास्ट को हमने बहुत लोगों को, दलितों के घर भेजा, साथ में चाय पीजिए। जो आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ना हो, क्योंकि हम बात करते हैं LGBTQI कम्युनिटी की, लेकिन हम में से कितने लोग उनके घर गए हैं, कितने लोगों ने घर बुलाया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, एक दूसरे से मिलना, साथ खाने खाना। देखिए होता क्या है, नफरत तब फैलती है जब किसी ने ज़िंदगी भर किसी मुसलमान को देखा ही नहीं। अब जगहें अलग अलग होगी, हिंदू अलग रह रहा है, मुसलमान अलग रह रहा है। और गुजरात में तो अब ये हाल है कि हिंदुओं में भी अब जो रबारी जो है उसका घर अलग हो गए हैं, पटेल के अलग हो गए, वो एक दूसरे की कॉलोनी में घर भी नहीं मिलते हैं। अब उन्होंने कास्ट में डिवाइड करना शुरू कर दिया है बड़े लेवल पे। तो ज़रूरी ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ें ही करते रहें, आपस में मिलते रहें। आपके अनुसार धर्म की राजनीति खत्म करनी है तो आपसी सौहार्द बढ़ाना पड़ेगा। आपसी सौहार्द बढ़ाना पड़ेगा। और जिस तरह से गांधी के साथ कॉलेज छोड़ के बच्चे निकल पड़े थे ना, पूरा देश निकल पड़ा था, औरतें निकल पड़ी थी, हमें इस वक्त निकलना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। कितना ही वो रोक लें, मतलब आप जंतर मंतर ही देख लीजिए, तमाशा बनी है, छावनी बनी हुई है। तो हमको ये चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी और सौहार्द अपने पड़ोसियों से बढ़ाना पड़ेगा। मैं द्वारका में रहती हूँ। द्वारका ट्रेडिशनली हमेशा बीजेपी के पास रहा है, बीच में कभी कोई कांग्रेस का आ गया। हम वहाँ पे लगातार प्रोग्राम करते हैं, ये जानते हुए कि विपरीत सोच के लोग हैं, क्योंकि हमें अपने मोहल्लों में, अपनी एरियाज़ में हमें लोगों को साथ लाना पड़ेगा। आम इंसान जो है वो इतना नफरत अपने दिल में नहीं रख सकता, बिल्कुल नहीं रख सकता। हमें उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। संविधान को खत्म करना। संविधान को तो RSS और संघ परिवार फाड़ रहा है, और उनकी एक संस्था यहीं जंतर मंतर पे संविधान जला भी चुकी है। मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए उसको। उन्होंने नया संविधान बना के रखा है। तो संविधान को तो एक एक करके, भाई संविधान क्या है? संविधान तो लोकतंत्र में जो आपको अधिकार है वही है ना। जब एक एक करके आपके सारे अधिकार वो छीने ले रहा है, सारी प्रक्रियाओं को ख़त्म किए दे रहा है, संविधान तो वो ख़त्म कर रहे हैं। और मुसलमान भी ऐसा है, देखिए कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं, मुसलमानों में भी कुछ एक होगा तबका। तो हमको तो चाहे वो देश को, चाहे वो हिंदुत्व की तरफ ले जा रहे हो, या अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीम में इधर ले जाना चाह रहे हो, हमें तो सबके खिलाफ आवाज़ उठानी। लेकिन इस देश के मुसलमान ने आज तक संविधान के ऊपर हमला किया नहीं है, बल्कि
संविधान के साथ खड़ा रहा है, बावजूद इसके कि ख़ास तौर से पिछले 8-10 साल में जितने हमले हुए हैं मुसलमानों के ऊपर, जिस तरह से उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, उसके बावजूद मैं कहूँगी कि 99.9% मुसलमान जो है वो संविधान के दायरे में रह के अपनी बात रख रहा है, अपनी प्रोटेस्ट कर रहा है और एक ऐसे देश को बचाने की कोशिश कर रहा है जो हमने आज़ादी के टाइम सोचा था कि हम बनाएंगे। ऐसा देश हमने नहीं सोचा था कि हम बनाएंगे। देखिए, जिम्मेदार तो जाहिर है कि ये सरकार है और इस सरकार को चलाने वाले प्रधानमंत्री खुद हैं। जैसा आपने कहा कि आप एक बार कहते सोना मत खरीदिए और गाड़ियों में साथ लिए और उसके बाद रोड शो पे निकल जाते हैं जिसमें 50 गाड़ियां पीछे जा रही हैं। विदेश मत जाइए और विदेश के दौरे पे निकल जाते हैं। स्वदेशी पहनिए, उनका चश्मा बाहर का है, उनकी घड़ी बाहर की, उनके जूते बाहर के, उनका लाखों की, तो वो मतलब एक नरेंद्र मोदी खुद आप उनको देखें कि उनको एक पर्सन छोड़ दें, लेकिन जो उन्होंने पहना है उसकी प्राइस ही शायद इतनी होगी कि एक गांव का स्कूल चल जाए। एक दिन में 2 बार 3 बार भी बदलना। हाँ, वो तो जितनी बार फोटो शूट कराना है उतनी बार उनको कपड़े बदलने होते हैं। तो अच्छा ये लगता है कि अगर कोई महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्ति कहे कि भाई स्वदेशी अपनाओ, जो 1-2-3 लुंगी में सारी जिंदगी बिताती, तो समझ में भी आता। मोदी के मुंह पे शोभा नहीं देता। मोदी हो, अमित शाह हो, इनके सारे नेता हो। और जिम्मेदार यही है देश को, जहाँ देश आ गया है, जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था आज आ गई है, जो नौजवानों के हाल हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के हाल हैं, जो हिंसा के हाल हैं, उस सब के जिम्मेदार यही है। और जनता इनके साथ नहीं है। अगर ये इलेक्शन रिग नहीं करें तो आज जनता इनके साथ नहीं है।